हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज अकाउंट। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कंपनीज अकाउंट। ठीक है, कंपनीज अकाउंट जो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए वो अपन पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपन कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन जो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, अपन शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये इसका चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कंपनीज अकाउंट जो है वो अपन को सबसे पहले मेन बात ये याद रखनी है, जो कंपनीज अकाउंट है उसको अपन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके अंदर दे रखे हैं अपन को वही फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई गाइस, सबसे पहले अपन को ये बात याद रखनी है, जो ये लर्निंग ऑब्जेक्ट है ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे बोर्ड में जो भी अकाउंट चलती है जिस भी उसमें पूरे के पूरे टॉपिक हैं कंप्लीट रहेंगे, सीबीएसई हो चाहे अदर बोर्ड हो। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले तो मीनिंग एंड डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करने वाले हैं कि कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज यानी कंपनीज कितने टाइप्स की होती है वो भी अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद अपन इसमें कवर करेंगे क्लास एंड टाइप्स ऑफ शेयर, यानी शेयर्स के क्या क्लास होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर अपन इसमें कवर करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ेंगे। फिर अपन अकाउंटिंग करेंगे और इश्यू ऑफ शेयर, यानी जब शेयर इशू करेंगे तो उस समय उसकी अकाउंटिंग क्या करने वाले ये पढ़ेंगे। फिर अपन इसमें टॉपिक कवर करने वाले कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एरियर्स का, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये समझेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है ये समझेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है ये समझेंगे, और रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर है ये समझेंगे। ठीक है, यानी कि अपन बात करें तो इसको अगर अपन टोटल टॉपिक गिने तो 12 टॉपिक अपने कंप्लीट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि अपन पढ़ेंगे कंपनी के लिए। तो 12 टॉपिक्स प्लस 1 टॉपिक इंपॉर्टेंट नोट, इसका मतलब अपन 13 टॉपिक में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइस ये बात आपको क्लियर हुई होगी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स अपन के क्या क्या लॉ। ठीक है ना, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर अपन ने पढ़ लिया है और उससे पहले अपन ने कंपनीज अकाउंट को समझा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले होता है कि डेफिनेशन क्या होती है कंपनी की। तो कंपनी की डेफिनेशन के अंदर क्या है और उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है गाइस, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट जो है वो अपना चल रहा है 2013। ठीक, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब पहले जो कंपनीज था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, जिसको अब चेंज कर दिया गया और वो कन्वर्ट कर दिया गया 2013 के अंदर। तो अभी जो अपना नया जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 और उससे पहले प्रीवियस लॉ जो था वो था 1956। अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि जो कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड थी, ठीक है, उनको अब कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसीलिए बोला है कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कि 1956 में जो कंपनी अगर रजिस्टर्ड थी तो वो ऑटोमेटिकली 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। ठीक है, ये है कंपनी का मतलब। अब इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि जो कंपनी की जो डेफिनेशन को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, कि कंपनी का मतलब क्या है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए यानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो वो सेक्शन 2013 यानी कंपनीज 2013 में रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले कोई भी जो प्रीवियस लॉ रहा था। प्रीवियस लॉ मैंने आपको बताया है कि कंपनीज एक्ट 1956 चलता था पहले और अब चलता है कंपनीज एक्ट 2013। आई होप कि गाइस डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। सेक्शन आप अगर याद कर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो कम से कम ये वाली लाइन तो अपने को पता होनी चाहिए कि कंपनी का मतलब क्या होता है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स के बारे में, कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन जब हम करा लेते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में या एनी प्रीवियस लॉ 1956 में, तो उसका अपन को सर्टिफिकेट मिलता है। इज इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज, यानी रजिस्ट्रार के द्वारा वो मिलता है कंपनीज एज पर प्रोसीजर और गाइडलाइन गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कंपनी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगी कंपनीज एक्ट 2013 के। द लॉ कंसीडर अ कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कि लॉ कंसीडर करता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब पर्सन का मतलब क्या है, इसको अपन देख नहीं सकते। ठीक है, इस ना अपन इसको सुन सकते हैं, इसलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन इसको लीगल माना गया है। ठीक है, ये इंसान नहीं है लेकिन ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना गया है। ठीक है, क्योंकि जो भी काम होगा वो सारे के सारे कंपनीज के नेम से होता है। अब सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है गाइस कि कंपनी और ओनर अलग अलग होते हैं।
अब जैसे इसका एक एग्जांपल दें, अगर मान के चलो आप रिलायंस से कोई चीज परचेस करते हैं तो उसका जो बिल आता है वो रिलायंस के नाम से आता है, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से आएगा। तो इसका मतलब क्या, कंपनी अलग है और ओनर अलग है, इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पे कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। मालिक और जो कंपनी वो अलग अलग है, ओनर और कंपनी अलग अलग रहेंगी, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड पॉइंट की बात है, कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का अगर एक लाइन में अगर अपन समझें तो किसी के आने से और किसी के जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ऐसा क्यों बोला गया है, वो इसलिए यानी कि कोई मेंबर आता है कंपनी के अंदर या कोई मेंबर कंपनी के बाहर जाता है या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तब अपन को अकाउंटिंग करनी होती है, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट कराते हैं तब हमें अकाउंटिंग करनी होती है, और जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है तब अपन को अकाउंटिंग करनी होती है। तो वहां पे यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा हुआ है नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, इट कैन बी बाउंड अप ओनली बाय द लॉ। जब कंपनी वाइंड अप होती है तब होता है सब काम, उससे पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एवरी कंपनी हैज इट्स ओन कॉमन सील, कंपनी खुद की कॉमन सील होती है विच एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, और वो ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाते हैं कंपनी के। जो कॉमन सील होती है कंपनी की, एवरी कंपनी की, हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है और उसको एक ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है कंपनी का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द शेयर ऑफ अ कंपनी इज अ ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। मतलब ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट का मतलब कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, यानी कि एक होल्डर से दूसरे होल्डर को, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। तो लेकिन वैसे अगर पब्लिक कंपनी की बात करें यानी गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है एक मेंबर से दूसरे मेंबर को। अब यानी कि सिक्स पॉइंट की बात करें द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो शेयर होल्डर से ही अपॉइंट किया जाता है, कि जो भी मेंबर होते हैं कंपनी के उन्हीं में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें लिखा है तो वही कंपनी को मैनेज करते हैं। लिखा है द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है, सेपरेट होती है कंपनी के अंदर, ठीक है। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि कंपनी कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज अ लिमिटेड अप द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसके अंदर कि जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के अंदर उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि उन्होंने जो भी शेयर खरीदा होता है उसकी जो भी नॉमिनल प्राइस होती है वहां तक की उनकी लायबिलिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे जो लायबिलिटी है पार्टनर की अनलिमिटेड होती है, इसीलिए कंपनी बेस्ट होती है। इसीलिए इसमें लगा हुआ था लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय वन। उन्होंने जितने भी शेयर ले रखे हैं उसकी जो नॉमिनल प्राइस है वहां तक उनकी लायबिलिटी होती है। आई होप कि गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आया, बहुत सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंपनी यानी कि इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी से 2013 में और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, जो कि अपन ने पहले ही जब स्टार्ट किया तब बता दिया था कि अपन जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। कंपनी को यानी कि लॉ ने एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना है, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी के अंदर, यानी कि ओनर अलग है और कंपनी अलग है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, किसी के आने से किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए, किसी मेंबर की डेथ हो जाए, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने बताया हर कंपनी की ओन कॉमन सील होती है और जो कि ऑफिशियल सिग्नेचर माने जाते हैं कंपनी के, ठीक है। कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को मैनेज करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होती है, ठीक है। और कंपनी में जो होल्डर होते हैं यानी शेयर होल्डर, तो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि उन्होंने जितने भी शेयर्स ले रखे होते हैं उसकी नॉमिनल प्राइस होती है, वहां तक उनकी लायबिलिटी बनेगी। आई होप कि गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे समझ में आई होंगी। उससे पहले अपन ने डेफिनेशन के बारे में बात करा, वो समझ में आई होगी आपको अच्छे से। और लर्निंग ऑब्जेक्ट में अपन ने बताया कि 13 टॉपिक्स अपन इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं और कंपनीज अकाउंट को जो भी अपन पढ़ने वाले वो कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। एक बार आप इसका रिवीजन करें, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर हमारी वीडियो के थ्रू अगर कंपनीज अकाउंट को पढ़ा, आप जिंदगी में कंपनीज अकाउंट को कभी नहीं भूलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी से क्लियर होने वाले हैं। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं गाइस अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।